जब इंडिया के 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स एक रेड कॉरिडोर के इन्फ्लुएंस में थे। हाँ, 1/3 एक ऐसी आर्म्ड रिबेलियन जो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी से शुरू हुई। और देखते ही देखते देश के लिए ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई। ये मतलब हुआ कैसे? और आज इसका स्टेटस क्या है? एग्जैक्टली और इस सब के बीच वो डर्टी मनी को क्लीन कैसे किया जाता है? इन सभी कॉम्प्लिकेटेड सवालों के सिंपल आंसर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना मत भूलना। दिस इज गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग राइड। एब्सोल्युटली। आज की इस गहरी छानबीन में हम दो बड़े टॉपिक्स को अनपैक करेंगे। पहला है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म। हम इसके ओरिजिन, इसके काम करने का तरीका, इसके अलग अलग फेजेस और इसके डिक्लाइन के पीछे के रीजंस को समझेंगे। उसके बाद हम उस इंजन को देखेंगे जो इस तरह के मूवमेंट्स को चलाता है, पैसा। हाँ, हम मनी लॉन्ड्रिंग की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में डाइव करेंगे। ये क्या है, इसके स्टेजेस क्या है और इससे लड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म। टॉपिक 1, इसका ओरिजिन और टर्मिनोलॉजी। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या LWE, जिसे इंडिया में हम कॉमनली नक्सलिज्म या माओइज्म भी कहते हैं, ये एक वायलेंट आर्म्ड मूवमेंट है। आर्म्ड मूवमेंट, ओके। इसका अल्टीमेट एम इंडियन डेमोक्रेटिक स्टेट को ओवरथ्रो करके कम्युनिस्ट रूल एस्टैब्लिश करना है। कम्युनिस्ट रूल मतलब उनकी आइडियोलॉजी क्या है? बेसिकली वो मानते हैं कि सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम्स कैपिटलिज्म और प्राइवेट वेल्थ की वजह से हैं। उनके हिसाब से सोल्यूशन है एक वायलेंट रेवोल्यूशन। इसको आसान करने के लिए सोचो, एक स्कूल में स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो एक वायलेंट ग्रुप बनाकर प्रिंसिपल को हटाकर अपना रूल लाना चाहते हैं। सही एग्जाम्पल है। मैक्सिलिज्म का बेसिक आइडिया भी कुछ ऐसा ही है, बट ऑन अ नेशनल स्केल। बिल्कुल सही एग्जाम्पल। चलो इसकी गहराई में चलते हैं। ये मूवमेंट 1967 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी से शुरू हुआ, इसीलिए इसका नाम नक्सलिज्म पड़ा। अच्छा, नक्सलबारी से नक्सलिज्म, सिंपल। हाँ, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे एक प्रोफाउंड आइडियोलॉजी थी। इसकी आइडियोलॉजी चाइना के माओ जेडोंग से इंस्पायर्ड थी। माओ, उनका तो पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन वाला कॉन्सेप्ट है ना? एग्जैक्टली। माओ का मानना था रेवोल्यूशन थ्रू द बैरल ऑफ अ गन, यानी शांति से नहीं, सिर्फ हिंसा से बदलाव आएगा। और इस आइडियोलॉजी को इंडिया में लाने वाले थे चारू मजूमदार। चारू मजूमदार, ही वाज द मेन गाय। हाँ, उन्हें इंडिया में इस मूवमेंट का फादर माना जाता है। उनके साथ कानू सन्याल और जंगल संथाल जैसे लीडर्स भी थे। तो उनका लॉजिक क्या था? व्हाई डिड दे थिंक एन आर्म्ड रेवोल्यूशन वाज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी? उनका लॉजिक सिंपल था। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल हो चुका है, पावर कुछ लोगों के हाथ में है और आम जनता का, स्पेशली किसानों और ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और इसे आजादी सिर्फ आर्म्ड रेवोल्यूशन से ही मिल सकती है। करेक्ट। उनके लिए बैलेट्स नहीं, बुलेट्स आजादी का रास्ता थी। और इसका असर मतलब रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। कितना बड़ा? इस मूवमेंट ने इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। एक छोटे से गांव से निकली आग ने देश के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले लिया। वाओ। तो एट इट्स कोर नक्सलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में विश्वास नहीं रखती। बिल्कुल। और हिंसा को अपना मेन टूल मानती है। एक मिनट, मेरा एक सवाल है। तो बेसिकली नक्सलिज्म, LWE और माओइज्म, ये तीनों टर्म्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटरचेंजेबल हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल है। इनका आइडियोलॉजिकल सोर्स माओइज्म है, ओरिजिन नक्सलबारी गांव से है और नेचर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का है। तो एक तरह से ये तीनों एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। समझे? गॉट इट। और चारू मजूमदार का रोल सबसे इंपॉर्टेंट था, राइट? ही वाज द मास्टरमाइंड। हाँ, उन्होंने ही माओइस्ट प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करके इस मूवमेंट की नींव रखी थी। उनकी राइटिंग्स और स्पीचेस ने पहली जनरेशन ऑफ नक्सलाइट्स को बहुत इंस्पायर किया। याद रखना ये नाम। ठीक है, तो ये रेवोल्यूशन थ्रू फोर्स का आइडिया ही इसे आतंकवाद के इतना करीब लाता है ना, क्योंकि गोल पॉलिटिकल है पर तरीका वायलेंट है। राइट। बिल्कुल। जब भी कोई ग्रुप स्टेट के अगेंस्ट मतलब देश के अगेंस्ट वायलेंस यूज करता है अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए, वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी है। ओके, तो ये क्लियर है, आइडियोलॉजी, ओरिजिन सब आ गया। लेकिन मेरा अगला सवाल है, इतनी बड़ी कंट्री में नक्सलबारी ही क्यों? गुड क्वेश्चन। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस था या एक सोची समझी स्ट्रेटजी? ग्रेट क्वेश्चन। और इसका जवाब हमारे अगले टॉपिक में है, फैक्टर्स लीडिंग टू द सिलेक्शन ऑफ नक्सलबारी। परफेक्ट। रेवोल्यूशनरीज ने नक्सलबारी को ऐसे ही नहीं चुना था। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और सोशल कंडीशंस ने इसे एक परफेक्ट लॉन्च पैड बनाया। इसको एक वीडियो गेम की तरह सोचो, आपको एक बेस बनाना है। हाँ, आप ऐसी जगह चुनोगे जहां से दुश्मन पर हमला करना आसान हो और बच निकलने के रास्ते भी हो। राइट। नक्सलबारी रेवोल्यूशनरीज के लिए वही स्ट्रैटेजिक बेस था। करेक्ट। किसी भी बड़े प्लान के लिए लोकेशन बहुत बहुत मैटर करती है और नक्सलबारी इनके लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन था। 3 मेन रीजंस थे इसके पीछे। ओके, व्हाट वर दे? पहला, प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स। नक्सलबारी जो है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बॉर्डर के बहुत पास है, एक ट्राई जंक्शन एरिया। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ? इससे सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर भागना, ट्रेनिंग कैंप्स लगाना और शायद हथियार लाना भी आसान था। ऐसे ट्राई जंक्शन एरियाज हमेशा से एंटी स्टेट एक्टर्स के लिए सेफ हेवंस रहे हैं। गॉट इट। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, रीजन नंबर 2। नंबर 2, वहाँ के लोकल हालात, अंडर डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन। एरिया बहुत बैकवर्ड था, स्कूल्स नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, रोड्स नहीं थे। और लोगों का गुस्सा? वहाँ के लोग स्पेशली आम किसान, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से परेशान थे। उनकी जमीन छीनी जा रही थी, तो उनमें गुस्सा था और वो बदलाव के लिए तैयार थे। तो नक्सल लीडर्स ने इसी गुस्से को फ्यूल बनाया। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा, देखो, स्टेट तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे।
और तीसरा रीजन? तीसरा, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट्स। उस एरिया में पहले से ही कम्युनिस्ट मूवमेंट जैसे तेभागा मूवमेंट काफी सक्सेसफुल रहे थे, तो एक फर्टाइल ग्राउंड ऑलरेडी तैयार था। वहां लोगों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाना नया नहीं था, इंटरेस्टिंग। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से नक्सलबारी में मूवमेंट को तेजी से लोकल सपोर्ट मिला। और आग की तरह फैल गया। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मतलब बॉर्डर्स का पास होना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था फॉर एस्केप राउट्स एंड पॉसिबली आर्म सप्लाई। यस, दिस इज अ क्लासिक इंसर्जेंसी टैक्टिक। इट गिव्स यू स्ट्रेटेजिक डेप्थ। एक ऐसी जगह जहां आप रिट्रीट कर सकते हो, रीग्रुप कर सकते हो और पॉसिबली एक्सटर्नल सपोर्ट भी ले सकते हो। ये बहुत क्रिटिकल था। और वहां के लोगों का गुस्सा इनके लिए फ्यूल का काम किया, राइट? बिल्कुल। जब लोग डेस्परेट होते हैं तो उन्हें कोई भी आके सेवियर बन सकता है। जब स्टेट लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाता तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। नक्सल लीडर्स ने उसी वैक्यूम को आके भरा। उन्होंने इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। आपने तेभागा मूवमेंट का जिक्र किया, ये क्या था एग्जैक्टली? थोड़ा और बताओ इसके बारे में। तेभागा मूवमेंट फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का एक बड़ा किसान आंदोलन था बंगाल में। इसमें किसानों ने मांग की थी कि उन्हें फसल का 2/3 हिस्सा मिलना चाहिए। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अच्छा, तो उससे उनकी प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी उस एरिया में ऑलरेडी स्ट्रांग थी। उनके पास एक हिस्टोरिकल कनेक्ट था लोगों से। तो ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। लोगों का गुस्सा, एक कैरिज्मेटिक लीडरशिप, एक पावरफुल आइडियोलॉजी और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन। सब कुछ एक साथ मिल गया। एग्जैक्टली, दैट्स द परफेक्ट वे टू पुट इट। हाँ, नक्सलबारी का सिलेक्शन एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी जिसमें ज्योग्राफी, सोशल फ्रस्ट्रेशन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तीनों का फायदा उठाया गया। ओके, तो उन्होंने जगह चुन ली, लोगों को साथ ले लिया, लेकिन उनका काम करने का तरीका क्या था? हाउ डिड दे ऑपरेट ऑन द ग्राउंड? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोडस ऑपरेंडी। लेट्स डाइव इन। नक्सलाइट्स का काम करने का तरीका यानी उनका मोडस ऑपरेंडी प्रोपेगेंडा, वायलेंस और फियर पर बेस्ड है। उनका गोल स्टेट को कमजोर करना और खुद को एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की तरह प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। इसका रियल लाइफ एग्जांपल एक नेबरहुड गैंग की तरह है। कैसे? पहले तो वो लोकल लोगों को प्रोटेक्शन ऑफर करता है, फिर उनसे ही हफ्ता यानी एक्सटॉर्शन वसूलता है और पुलिस को एरिया में आने से रोकता है। अपनी एक पैरेलल अथॉरिटी बना लेता है। एग्जैक्टली। उनकी स्ट्रैटेजी मल्टी-प्रोंग्ड है। इसके कुछ की टैक्टिक्स हैं। पहला, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब? लोगों को ये विश्वास दिलाना कि नक्सलाइट्स उनके सेवियर्स हैं और स्टेट उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए वो प्रोपेगेंडा, फोक सॉन्ग्स, लोकल मीटिंग्स इन सब का बहुत यूज करते हैं। ब्रेन वॉशिंग एक तरह से। हाँ। दूसरा, टारगेटेड किलिंग्स। पुलिस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, मतलब स्टेट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उनको मारना। इससे क्या होता था? इससे एडमिनिस्ट्रेशन में डर फैलता है और वो काम नहीं कर पाते। एक गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट होता है। तीसरा है फंडिंग। ऑब्वियसली बिना पैसे के कोई मूवमेंट नहीं चलता। राइट। वो एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रेड, इलीगल माइनिंग से पैसा कलेक्ट करते हैं। कई बार करप्ट पॉलिटिशियंस और माइनिंग माफिया के साथ उनका नेक्सस भी होता है। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन। रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मोबाइल टावर्स तोड़ना। इसका क्या लॉजिक है? ये तो लोगों के ही खिलाफ है। इसके दो रीजंस हैं। एक, स्टेट की प्रेजेंस कम हो जाती है, अगर रोड ही नहीं होगी तो पुलिस कैसे आएगी? और दूसरा, लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। और पांचवा टैक्टिक जो सबसे डिस्टर्बिंग है, रिक्रूटमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। इन्हें अक्सर ह्यूमन शील्ड्स की तरह यूज किया जाता है, जो एक वॉर क्राइम है। चिल्ड्रन को? हाँ, बच्चों को सोल्जर बनाना, उनसे खबर निकलवाना, ये सब। इन टैक्टिक से उन्होंने कई एरियाज में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। एक सेकंड, मेरा वही सवाल है, वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? ये तो उन्हीं लोगों के खिलाफ है जिनके लिए वो लड़ने का दावा करते हैं। इसका लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी है। थोड़ा सोचो। इसके दो फायदे हैं उनके लिए। एक, स्टेट की डेवलपमेंट रुक जाती है, जिससे लोगों का गुस्सा स्टेट पर और बढ़ता है। अच्छा। वो कहते हैं देखो स्टेट तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। दूसरा, वो बाद में जाकर कह सकते हैं सरकार ने तुम्हारे लिए स्कूल नहीं बनाया, हम बनाएंगे। वो खुद को प्रोवाइडर की तरह प्रेजेंट करते हैं। इट्स अ वेरी क्लेवर बट क्रूअल साइकोलॉजिकल गेम। वाओ, और ये फंडिंग का मॉडल को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा साउंड करता है। एक्सटॉर्शन, नेक्सस। करेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और एट टाइम्स टेररिज्म के बीच की लाइंस बहुत ब्लरी हैं। फंडिंग मैकेनिज्म इसका एक बड़ा प्रूफ है। वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं लेकिन उनके मेथड्स प्योरली क्रिमिनल हैं। ह्यूमन शील्ड्स का यूज, दैट्स जस्ट हॉरिफिक। इट इज। ये उनकी डेस्परेशन और उनकी आइडियोलॉजी की क्रूअल्टी दोनों को दिखाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा क्रिएट करता है। जब आपके सामने बच्चे और औरतें हों तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आम आदमी को पुलिस इन्फॉर्मर बोलकर मारना, ये भी तो फियर क्रिएट करने का तरीका है। एग्जैक्टली। इससे वो दो काम करते हैं। एक, अपने एक्शन को जस्टिस बोलकर जस्टिफाई करते हैं और दूसरा, बाकी लोगों को स्टेट की हेल्प करने से डराते हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी वायलेंस और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ये देख लिए। अब इसकी जर्नी में नजर डालते हैं। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ रेड कॉरिडोर। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ फेजेस एंड करंट स्टेटस। नक्सलिज्म का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है ना? बिल्कुल। एक गांव से शुरू होकर ये देश के 1/3 हिस्से तक फैला और अब ये तेजी से सिमट रहा है। इसकी टाइमलाइन को हम 5 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इसे एक फॉरेस्ट फायर की तरह समझो। एक चिंगारी से शुरू हुई 1967, फिर हवा की वजह से तेजी से फैली 1980 टू 2010, और अब फायर फाइटर्स यानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत से बुझने की कगार पर है 2010 से अब तक। परफेक्ट एनालॉजी। फेज 1 1967 टू 71, चारों माजुमदार एरा। मूवमेंट शुरू हुआ, मास मोबिलाइजेशन हुई, लेकिन माजुमदार के अरेस्ट और डेथ के साथ ये फेज खत्म हो गया। उसके बाद फेज 2 1971 से 80, डोमिनेंट फेज।
लीडर के बाद कंफ्यूजन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्टेट का भी क्रैकडाउन हुआ। मूवमेंट बिखर गया था। लेकिन फिर से रिवाइव हुआ। हाँ, फेज 3 1980 से 2004। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन। इन्फ्लुएंस धीरे धीरे आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा में बढ़ा। अलग अलग ग्रुप्स बने। और फिर आता है सबसे डेंजरस फेज। बिल्कुल। फेज 4 2004 टू 2010। अग्रेसिव एक्सपेंशन। यहाँ एक गेम चेंजिंग इवेंट हुआ। दो बड़े ग्रुप्स, पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर मर्ज होकर सीपीआई माओइस्ट बनाते हैं। जिससे वो बहुत पावरफुल हो गए। बहुत। वायलेंस अपने पीक पर थी। हजारों लोग मारे गए। तभी के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे ग्रेवेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था। और अब कौन सा फेज चल रहा है? अब चल रहा है फेज 5 2010 टू प्रेजेंट, द डिक्लाइन। गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग और कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बाद इनका इन्फ्लुएंस तेजी से घटा है। नंबर्स में कैसे दिखता है ये डिक्लाइन? नंबर्स देखो, 2009 में लगभग 200 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड थे। 2024 तक ये नंबर सिर्फ 30 डिस्ट्रिक्ट्स रह गया है। 200 से 30, दैट्स ह्यूज। हाँ, और मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सिर्फ 6 हैं। मेरे प्रेजेंस अब छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक सीमित है। 2004 में ऐसा क्या हुआ कि ये इतना अग्रेसिव हो गया? सिर्फ मर्जरी रीजन था या कुछ और भी? द मर्जर ऑफ द टू बिगेस्ट नक्सल ग्रुप्स वाज द प्राइमरी गेम चेंजर। इमेजिन दो छोटी आर्मीज मिलकर एक बड़ी आर्मी बन जाएं। उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ, उनके रिसोर्सेज, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन सब डबल से भी ज्यादा हो गया। उन्होंने एक यूनिफाइड कमांड बनाया जिससे उनके अटैक्स ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और डेडली हो गए। ओके। और फिर 2010 के बाद इतना शार्प डिक्लाइन क्यों हुआ? व्हाट चेंज्ड? व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू राइट? एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, एक होलिस्टिक अप्रोच था। पहला, स्ट्रॉन्गर एंड मोर कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेटर हुई, स्पेशल फोर्सेस बनाए गए। दूसरा, बेटर डेवलपमेंटल पॉलिसीज इन अफेक्टेड एरियाज, रोड्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे लोगों का स्टेट पर विश्वास लौटा। सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट। हाँ, और तीसरा, उनकी टॉप लीडरशिप का खात्मा। कई बड़े लीडर्स या तो मारे गए या अरेस्ट हुए, जिससे मूवमेंट लीडरलेस हो गया। तो जो रेड कॉरिडोर था वो अब श्रिंक हो रहा है? ड्रास्टिकली श्रिंक हो रहा है। अब ये रेड पैचेस जैसा है, कॉरिडोर जैसा नहीं। बूढ़ा पहाड़ और अबू जामादा जैसे सो कॉल्ड नो गो एरियाज में भी अब एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया है। ये बुढ़ा पहाड़ एरिया का कंट्रोल वापस लेना इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये उनका एक इम्पेनेट्रेबल स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था फॉर डेकेड्स। उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उनका कमांड सेंटर था। वहां स्टेट की प्रेजेंस रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह की जीत है। ये दिखाता है कि स्टेट की विल पावर उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। So we can say the trend is positive, but the fight is not over. एब्सोल्युटली, द लास्ट माइल इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। आइडियोलॉजी अभी भी जिंदा है। तो हमने नक्सलिज्म की पूरी स्टोरी देखी, आइडियोलॉजी, स्ट्रैटेजी और डिक्लाइन, लेकिन इन सबके पीछे एक चीज कांस्टेंट है, पैसा। बिल्कुल। ये फंडिंग आती कहां से है और कैसे लीगल सिस्टम में घुस जाती है? दिस ब्रिंग्स अस टू द fascinating world of money laundering. Yes, part 2, money laundering and its prevention. Let's start with the definition and nature of this crime. तो what is money laundering? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली डर्टी मनी को क्लीन बनाने का प्रोसेस है। मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन से कमाए गए पैसे यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ऐसे प्रोजेक्ट करना जैसे वो लीगल सोर्सेज से अर्न किया गया हो। Okay, so making illegal money look legal. प्रिसाइसली। फेमस गैंगस्टर अल कैपोन का एग्जांपल यहाँ परफेक्ट है। हाँ, बताओ। वो अपने इलीगल लिकर बिजनेस से कमाए कैश को अपने लॉन्ड्रोमैट यानी कपड़े धोने की दुकान के लीगल इनकम के साथ मिक्स कर देता था। तो अगर अथॉरिटीज पूछती कि इतना कैश कहाँ से आया, वो कहता लॉन्ड्री बिजनेस से। और इससे डर्टी मनी क्लीन लगने लगता था, लिटरली लॉन्ड्रिंग द मनी। कूल ना? हाँ, वहीं से ये टर्म पॉपुलर हुआ। इसका मेन पर्पस है क्रिमिनल ओरिजिन को छुपाना ताकि उस पैसे को ओपनली बिना डर के एंजॉय किया जा सके। अब इसका लीगल स्कोप समझो। ये थोड़ा टेक्निकल है बट इंपॉर्टेंट है। Okay. तो ब्लैक मनी दो तरह से हो सकता है, एक जो क्रिमिनल एक्टिविटी से आया हो और दूसरा जो टैक्स एवेजन से। Right. इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीड्स पर अप्लाई होता है। टैक्स एवेजन के लिए अलग लॉज हैं जैसे इनकम टैक्स एक्ट। एक मिनट, तो इंडिया में अगर कोई टैक्स बचाता है तो वो ब्लैक मनी तो है, पर PMLA के अंडर वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एग्जैक्टली, उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंडर डील किया जाएगा। PMLA के लिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का एलिमेंट होना जरूरी है। मतलब पैसा किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस जैसे करप्शन या ड्रग ट्रेड से आना चाहिए। याद रखना ये डिफरेंस। सो अल कैपोन वाला एग्जांपल इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। हाँ, it perfectly captures the essence, mixing illegal cash with a legitimate business's cash flow to hide its origin. तो इसका मेन गोल पैसे को यूजेबल बनाना है। Correct. अगर आपके पास 10 करोड़ कैश है इलीगल, तो आप उससे कार या घर नहीं खरीद सकते बिना सोर्स बताए। अथॉरिटीज सवाल करेंगी, लॉन्ड्रिंग उस सोर्स को एक लीगल फेस दे देता है। PMLA का सेक्शन 3 बहुत ब्रॉड है, सुना है। हाँ, ये बहुत ब्रॉड रखा गया है ताकि कोई भी लूप होल ना बचे। अगर आपने डायरेक्टली नहीं किया बट नोइंगली हेल्प की या पार्टी बने प्रोसेस में, तो भी आप गिल्टी हो। इसीलिए इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। ओके, और इस मनी को इजीली मूव करने का एक बहुत पॉपुलर इनफॉर्मल तरीका है हवाला। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट द हवाला हुंडी सिस्टम। क्या है ये हवाला? हवाला एक ट्रेडिशनल इनफॉर्मल फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसमें पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है बिना एक्चुअल फिजिकल मूवमेंट या फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के। बिना फिजिकल मूवमेंट? ये कैसे पॉसिबल है? ये ट्रस्ट और कोड वर्ड्स पर चलता है। इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको अपने दोस्त को दूसरे शहर में पैसे भेजने हैं। ठीक है।
आप यहाँ एक कॉमन फ्रेंड या एजेंट, जिसे हवालादार कहते हैं, एजेंट ए। उसको पैसे देते हो। एजेंट ए दूसरे शहर में अपने दोस्त एजेंट बी को फोन करके बोलता है कि वो आपके दोस्त को पैसे दे दे। और हिसाब? बाद में एजेंट ए और बी आपस में अपना हिसाब कर लेंगे। कोई बैंक नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। दिस इज हवाला। बिल्कुल। और पासवर्ड के लिए वो एक करेंसी नोट का नंबर या कोई कोड वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, तो ये इनहेरेंटली इलीगल नहीं है। इनहेरेंटली नहीं, बट जब इसका यूज क्रिमिनल मनी ट्रांसफर करने के लिए होता है तब ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक पावरफुल टूल बन जाता है। क्यों? Why is it a favorite for criminals? अनोनिमिटी और लैक ऑफ पेपर ट्रेल, कोई रिकॉर्ड नहीं बनता, इसलिए ये टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के लिए फंड ट्रांसफर का फेवरेट मेथड है। तो इसमें एक्चुअल कैश फिजिकली मूव नहीं होता। इट्स ऑल बेस्ड ऑन सेटलमेंट बिटवीन एजेंट्स। एग्जैक्टली, इट्स अ सिस्टम बिल्ट ऑन अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ ट्रस्ट। पैसा लोकल रहता है, बस वैल्यू ट्रांसफर होती है, इसीलिए इसको इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम भी कहते हैं। अगर ये इनहेरेंटली इलीगल नहीं है तो इस पे बैन क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये फॉर्मल सिस्टम से बिल्कुल बाहर काम करता है, इसीलिए फोकस पीएमएलए जैसे लॉस पर है जो क्रिमिनल प्रोसीड्स को टारगेट करते हैं, चाहे वो किसी भी चैनल से मूव हो। हवाला चैनल है, क्राइम तो डर्टी मनी है। इसमें रिस्क भी तो होगा। व्हाट इफ एजेंट पैसे लेकर भाग गया? बिल्कुल, फ्रॉड का रिस्क हमेशा रहता है क्योंकि कोई लीगल रिकॉर्स नहीं है, आप पुलिस के पास नहीं जा सकते। बट ये नेटवर्क्स रेपुटेशन पर चलते हैं, एक गलत मूव और बिजनेस खत्म। ट्रस्ट इज द करेंसी है। तो ये हुंडी और हवाला सेम है? हाँ, ये रीजनल नेम्स हैं फॉर अ सिमिलर इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफर सिस्टम। कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, तो हवाला एक चैनल है, लेकिन पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पीस ऑफ द पजल, द स्टेजेस एंड टेक्निक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। राइट, मनी लॉन्ड्रिंग अचानक से नहीं होता, ये एक सिस्टमैटिक 3 स्टेज प्रोसेस है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। हर स्टेज का एक स्पेसिफिक पर्पस है। इसके लिए गंदी कार वाली एनालॉजी बेस्ट है। हाँ, वो आसान करती है। सोचो, आपको एक गंदी कार को साफ करके, नया पेंट करके और नए पेपर्स बनवाकर बेचना है। पहला स्टेज प्लेसमेंट, मतलब गंदी कार को गैराज में लाना। हाँ, डर्टी मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में डालना। दूसरा स्टेज लेयरिंग, कार के पार्ट्स बदलना, बार बार पेंट करना ताकि ओरिजिनल आइडेंटिटी छिप जाए। मतलब पैसे के ट्रेल को छिपाने के लिए कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करना। और तीसरा इंटीग्रेशन, नए पेपर्स के साथ कार को शोरूम में खड़ा कर देना। करेक्ट, पैसे को क्लीन बनाकर इकोनॉमी में वापस लाना। परफेक्ट एनालॉजी। अब इन स्टेजेस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। प्लेसमेंट सबसे रिस्की स्टेज है क्रिमिनल के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें इलीगल कैश को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है, बैंक में जाकर जमा करना पड़ता है और वहां पकड़े जाने का डर होता है। इसके लिए वो क्या टेक्निक यूज करते हैं? एक कॉमन टेक्निक है स्मर्फिंग। स्मर्फिंग? ये क्या है? बड़े अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग अकाउंट्स या अलग अलग लोगों से डिपॉजिट करवाना ताकि अथॉरिटीज को अलर्ट ना जाए। अच्छा, फिर आता है लेयरिंग। ये सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है ना? हाँ, इसमें पैसे के ट्रेल को छुपाने के लिए मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। जैसे शेल कंपनीज, फेक कंपनीज के थ्रू पैसा घुमाना, ऑफशोर अकाउंट्स में भेजना, बार बार करेंसी कन्वर्ट करना। गोल है ट्रेल को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दो कि कोई उसे फॉलो ना कर पाए। और फिर फाइनल स्टेज इंटीग्रेशन। हाँ, इसमें धुला हुआ पैसा वापस इकोनॉमी में आता है, जैसे वो लीगल हो। कैसे? जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, लग्जरी गुड्स खरीदना। अब ये पैसा क्लीन है। स्मॉर्फिंग के अलावा और क्या कॉमन टेक्निक्स हैं? शेल कंपनीज बहुत कॉमन है। सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट करने वाली कंपनीज बनाकर फेक इनवॉइसेस और ट्रांजैक्शंस दिखाए जाते हैं। गैम्बलिंग भी एक तरीका है। कैसीनोज में? हाँ, कैसीनोज में चिप्स खरीदना, थोड़ा बहुत खेलना और फिर विनिंग्स के तौर पर कैश आउट कर लेना। स्मॉर्फिंग नाम अजीब है, इसका रीजन क्या है? ये कार्टून द स्मर्फ्स से आता है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे ब्लू कैरेक्टर्स मिलकर एक बड़ा काम करते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे डिपॉजिट्स मिलकर एक बड़ा अमाउंट लॉन्डर करते हैं। लेयरिंग स्टेज सबसे डिफिकल्ट होगा ना ट्रैक करने के लिए? हाँ, एब्सोल्युटली, स्पेशली जब ट्रांजैक्शंस मल्टीपल कंट्रीज और टैक्स हेवंस जैसे पैनामा, कायमन आइलैंड्स इनके थ्रू की जाती हैं। वहां से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मेजर ग्लोबल स्कैंडल्स जैसे पैनामा पेपर्स या पैराडाइज पेपर्स, वो बेसिकली इस लेयरिंग स्टेज को ही एक्सपोज करते हैं ना? एग्जैक्टली, उन्होंने उन्हीं शेल कंपनीज और ऑफशोर अकाउंट्स के ग्लोबल नेटवर्क को एक्सपोज किया था जो लेयरिंग के लिए यूज हो रहे थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज इस सिस्टम का यूज करते हैं। तो इन तीनों स्टेजेस में से प्लेसमेंट सबसे वल्नरेबल पॉइंट है क्रिमिनल के लिए। करेक्ट, दैट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वल्नरेबिलिटी फॉर द क्रिमिनल, क्योंकि फिजिकल कैश को सिस्टम में डालना पड़ता है और बैंक्स को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती हैं। एक बार पैसा सिस्टम में आ गया और लेयर हो गया तो उसको पकड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। वाओ, व्हाट अ सेशन। आज हमने इंडिया के 2 क्रिटिकल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डिकोड किया। हाँ, नक्सलिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग। हमने देखा कि कैसे आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म और फाइनेंशियल क्राइम्स देश की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा बनते हैं। टाइम फॉर अ फाइनल बुलेट समरी ऑन नक्सलिज्म। हमने समझा कि ये नक्सलबारी से शुरू हुई एक वायलेंट, माओइस्ट इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी है। इसके राइज के पीछे लैंड, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स थे। बिल्कुल, हालांकि गवर्नमेंट के मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच यानी सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट की वजह से ये अब अपने सबसे कमजोर दौर में है। एंड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग हमने डिकोड किया कि ये क्रिमिनल मनी को क्लीन बनाने का एक 3 स्टेज प्रोसेस है। नाम बताओ स्टेजेस के। प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। इसमें हवाला, शेयर कंपनीज और स्मर्फिंग जैसे टेक्निक्स का यूज होता है। और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को फंड करने में हेल्प करता है। चलिए आप देखते हैं कितना याद रहा। 6 क्विक कंटेंट प्रोब्स, रैपिड फायर। लेट्स डू इट। क्वेश्चन 1,
नक्सलिज्म का फादर किसको माना जाता है? चारू मजूमदार। करेक्ट। क्वेश्चन 2, नक्सलबारी को ही क्यों चुना गया था? कोई 2 स्ट्रेटेजिक रीजंस बताओ। एक, इंटरनेशनल बॉर्डर से प्रॉक्सिमिटी, और दूसरा, वहां पहले से कम्युनिस्ट मूवमेंट्स की हिस्ट्री थी। परफेक्ट। थर्ड, नक्सलिज्म का कौन सा फेज सबसे वायलेंस था और क्यों? फेज 4 2004 से 2010, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप्स मर्ज होकर सीपीआई माओइस्ट बने थे। एक्सीलेंट। फोर्थ, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एवेजन में क्या मेन लीगल डिफरेंस है अंडर इंडियन लॉ? मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएल के अंडर आता है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। टैक्स इवेजन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आता है। स्पॉट ऑन। फिफ्थ, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेजेस इन ऑर्डर क्या है? पीएलआई, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। ग्रेट। लास्ट वन, स्मर्फिंग टेक्निक क्या है? एक लाइन में बताओ। बड़े अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर अलग अलग अकाउंट्स में डिपॉजिट करना ताकि वो सस्पिशियस ना लगे। फैंटास्टिक। और भी क्विक चैलेंज, 1 मिनट के अंदर सोचिए आंध्र प्रदेश मॉडल के बारे में। उनके ऐसे 3 की फीचर्स क्या थे जिन्होंने वहां नक्सलिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प की? रेडी, सेट, थिंक। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हो रही है, आतंकवादी भी एडवांस हो रहे हैं, नक्सलाइट्स ड्रोन्स यूज कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रर्स क्रिप्टो करेंसी। गुड पॉइंट। सवाल ये है कि क्या हमारे लॉज और एजेंसीज इस नई हाईटेक फाइट के लिए तैयार हैं? थोड़ा सोचना इस पर। बहुत जरूरी सवाल है। अगर आपको ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया और आप ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो द डीप डाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन दबा दो ताकि आप हमारा कोई भी एपिसोड मिस ना करें। हमें कमेंट्स में बताओ कि अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं।